अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो है वो मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 की थर्ड एडिशन का एक चैप्टर है, एक यूनिट है पेरीमीटर एंड एरिया। इसको देखने जा रहे हैं। थोड़ा लंबा सा यूनिट है लेकिन इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले अच्छी तरह समझा दूँ और फिर हम चैप्टर को रीड करें ताकि आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाए। तो पहले तो ये समझ लें कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी शेप के चारों तरफ की लंबाइयाँ नाप लें तो पेरीमीटर निकल आता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। जैसे कि आप ये देखिए कि अगर मैं एक ऐसा शेप लूँ, जैसे कि रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल की क्या ख़ास बात होती है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो एक रेक्टेंगल लूँ जो जिसकी लंबाई 3 हो और चौड़ाई 2 हो, तो आपको पता है सामने वाली लंबाई भी 3 होगी और चौड़ाई यहाँ भी 2 होगी। तो हम यहाँ पे नापें 3 + 2 5 हो गया, +3 + 2, तो सारी साइड्स नापी हमने तो पता चला कि 10 हो गया। एक तरीका तो है कि हर लंबाई को अलग अलग जमा कर लें। हम लिखें 3 + 2 + 3 + 2। लेकिन हमें पता है कि रेक्टेंगल है ना, तो एक दफ़ा ये 3 + 2 है तो दोबारा ये 3 + 2 आ गया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक दफ़ा लंबाई और चौड़ाई को जमा करो और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर भी वही आ जाएगा। तो देखें 3 + 2 + 3 + 2 किया तो 10 आया था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, लंबाई थी 3, चौड़ाई थी 2, 3 + 2 किया 5 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 10 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरह से पेरीमीटर निकाला जा सकता है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, किसी भी शेप के बाहर बाहर की लंबाइयों को नाप लें तो पेरीमीटर बन जाता है। ऐसी चीज़ें जो चौकोर हों, रेक्टेंगुलर हों, स्क्वायर में हों, उनका पेरीमीटर निकालना ज़्यादा आसान होता है। कर्व जो सरफेसेस होते हैं उनको उनका पेरीमीटर थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है। लेट्स सी के आगे चैप्टर में आते हैं नहीं आते हैं, उसको हम उस वक्त देख लेंगे। अच्छा, एरिया क्या होता है ऑन द अदर हैंड। एरिया जो होता है वो किसी भी शेप के, जैसे पेरीमीटर बाहर बाहर की लंबाइयाँ थी, एरिया जो है अंदर की शेप की अंदर की सरफेस है, अंदर कितनी सरफेस एग्जिस्ट करती है। इसको निकालने के कई तरीके हैं और कई शेप्स की अलग अलग तरीके से एरिया निकाले जाते हैं। तो आपको समझाने के लिए पहले हम सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की बात करेंगे। ऐसे शेप या तो स्क्वायर हो, स्क्वायर का होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, या रेक्टेंगल जिसकी के अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और होती है उनकी भी 4 साइड्स ही हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इसकी एक साइड को उसकी दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका आ जाता है एरिया का। फॉर एग्जांपल अगर ये हम ले लें, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो उसकी जो साइड्स होंगी, इसको हम कहते हैं लेंथ एक को, और दूसरी को कहते हैं ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया निकल आएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 3 × 2 दैट इज़ 6, और आंसर लिखेंगे हम सेंटीमीटर और ऊपर लगाएंगे एक छोटा सा 2। इसको कहते हैं स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो फिर आप बता रहे होते हैं कि हम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर खाली सेंटीमीटर लिख देंगे तो समझा जाएगा कि सिर्फ एक लंबाई की बात हो रही है, लेकिन जब स्क्वायर लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि अब हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो 3 × 2 इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से आप कोई भी बड़ा से बड़ा स्क्वायर ले लें। फॉर एग्जांपल 8 किसी स्क्वायर की लंबाई है और 4 किसी रेक्टेंगल की लंबाई है और 4 किसी रेक्टेंगल की चौड़ाई है, तो आपको पता है कि सामने वाली भी 8 और 4 होगी। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका पेरीमीटर निकालें तो हम क्या करेंगे, 4 + 8 करेंगे, कितना आता है जी 12, उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमें पता है 24 इसका पेरीमीटर आ गया सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में था तो। और अगर इसका एरिया निकालना है तो इसकी लेंथ को इसकी ब्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 में पता है कि 32 आता है, और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल आया। ठीक है, यही बेसिक है बस इसकी। ठीक है, इसी की बुनियाद पे पूरा चैप्टर है। लेकिन ये कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक साइड दी हुई हो दूसरी साइड ना दी हुई हो, वो मालूम करनी हो। ये मज़े मज़े के क्वेश्चंस होते हैं इंटरेस्टिंग से, अभी अभी आगे आएंगे तो आपको और समझ में आ जाएंगे। तो आगे शुरू करते हैं। पहली बात तो बड़े मज़ेदार सी की इन्होंने कि पेरीमीटर क्या होता है, we have already learned we have already learned that perimeter is the boundary of a closed shape। किसी भी क्लोज शेप की बाहर बाहर की बाउंड्री नापें तो पेरीमीटर कहलाता है। जैसे कि इसकी इन्होंने नापी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी पेरीमीटर 12 है। और अगर यहाँ पे देखें तो 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16, तो 16 पेरीमीटर निकल आया, लिखा हुआ इन्होंने। और ये देखें 8 + 5 + 8 + 5, तो ये 26 निकल आया, इन्होंने जमा करके लिखा हुआ है। जैसे जमा करने वाला तरीका हो गया, आगे मल्टीप्लाई करने वाला तरीका ही बताएंगे पेरीमीटर का। ये देखिए ये आ गई बात
कि इन्होंने कहा कि हमें पता है कि रेक्टेंगल के साथ क्या होता है, एक लंबाई होती है रेक्टेंगल की लेंथ और एक चौड़ाई होती है रेक्टेंगल की ब्रेड्थ, और वही 2 दफ़ा रिपीट होती है। ठीक है ना, रेक्टेंगल के सेम होते हैं लंबाई और चौड़ाई। अगर ये लंबाई 3 है तो ये लंबाई भी 3 होगी, ये चौड़ाई 2 है तो ये चौड़ाई भी 2 होगी। तो हम फिर क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को आपस में ऐड करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सेम दूसरी दफ़ा भी सेम आनी होती है। तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि एक रेक्टेंगल इन्होंने लिया हुआ है, एक रेक्टेंगल इन्होंने लिया हुआ है जिसकी जो है वो लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या किया, 5 + 5 + 2 किया जो 7 आ गया, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 2 = 14। ऐसे गिन ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे भी 14 है, और मल्टीप्लाई करके निकाल लें तो भी 14 है। 2 + 5 7 7 × 2 = 14, तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। तो इन्होंने ये शॉर्टकट बता दिया कि आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ करें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये मैं पहले करके दिखा चुका हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल का सवाल दिए कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो बताएं क्या उसका पेरीमीटर होगा। तो आप आसान से बता सकते हैं, 10 है और 4 है। तो जैसे मैंने कहा, एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है ये भी 10 है और ये भी 4 है, तो 10 + 4 14, 14 + 10 28, 24, 24 + 4 28। तो ये सारे आपस में जमा कर करके निकालें। लेकिन इन्होंने जो बताया हुआ वो वाला तरीका नहीं बताया हुआ, इन्होंने वही तरीका इख्तियार किया है कि 4 + 10 करें पहले। 4 + 10 14 होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 × 2 = 28 होता है। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है पेरीमीटर मालूम करने का, यही इन्होंने यहाँ करके दिखाया है। अब आगे ज़रा मुश्किल सवाल आया। मुश्किल सवाल ये है कि इन्होंने बताया कि भाई एक पेरीमीटर पहले से पता है, अब लेंथ ब्रेड्थ नहीं पता, पहले पेरीमीटर पता है कि इसको चारों तरफ से नापते हैं तो 82 आता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गलत बन गया, शेप ज़्यादा ऑड सा हो गया। एक रेक्टेंगल है, इसको चारों तरफ से नापते हैं तो 82 आता है। अब बताइए, पेरीमीटर पहले ही पता है, पेरीमीटर = 82। अब ये बताइए कि अगर उसकी चौड़ाई 20 है, अच्छा ये 20 है तो फिर ये भी 20 होगी, है ना, रेक्टेंगल है। अब चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी है जो हमें नहीं पता। हमें पता है कि इन सब को जमा करते तो 82 आता, जबकि ये दो ही मिला के 40 बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दो मिला के कितने बनेंगे, हमें पता है कि 82 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो 42 और पूरा करना है हमें, इन दोनों को मिला के 42 और आना है, और ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 42 को डिवाइड बाई 2 कर लें, पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने हैं। आंसर आता है 21 और 21, 41 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इनका देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा पहले कि 82 का मतलब है कि इसमें 2 लेंथ्स और 2 ब्रेड्थ्स हैं, तभी पैरामीटर बना ना। तो उन्होंने कहा पैरामीटर के 82 को हम डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो हमारे एक मिल जाएगा, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास। तो 82 डिवाइड बाई 2 किया तो उनका आंसर आया 41। अब हमें पता है कि एक लेंथ कितनी है 20, एक ब्रेड्थ कितनी है 20 है, तो 41 में से 20 माइनस किया तो आंसर बचा 21। तो ऐसे भी आप लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरह से आपको लेंथ निकाल के दिखा दी। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 110 सेंटीमीटर। पहले से पेरीमीटर बता दिया आपको। ठीक है, पेरीमीटर कितना है 110। मैं ग्राफिकली भी करके दिखाऊंगा, आप भी कोशिश क्या करें कि हर सवाल का ग्राफ छोटा सा डायग्राम बना लिया करें। अब जिसकी लंबाई चौड़ाई मिला के इन्होंने बताया कि 110 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। अब बताइए, अगर उसकी लंबाई 35 है और ये भी 35 होगी क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो बताइए इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी। व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे बताएंगे, तो दोनों तरह से करके मैं बता देता हूँ। एक तो उन्होंने बताया पेरीमीटर को पहले डिवाइड बाई 2 कर लें, तो पता है पेरीमीटर को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक लेंथ और एक ब्रेड्थ आ जाएगी, वरना पेरीमीटर में 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ थी। 2 डिवाइड कर दिया तो आधा हो गया है। तो 110 को डिवाइड बाई 2 किया तो आपको पता है आंसर क्या आएगा 55। अब 55 में एक लेंथ और एक ब्रेड्थ है, तो उसमें से एक लेंथ माइनस कर दें तो पता चल जाएगा आपको कि ब्रेड्थ कितनी होगी। तो 55 - 35 = 20। एक तरीका तो ये है, देखिए इन्होंने यही करके दिखाया। 110 को 2 से डिवाइड किया, 55 आ गया, इसमें एक लेंथ और एक ब्रेड्थ है, तो एक लेंथ इसमें से माइनस कर दें, आपको ब्रेड्थ पता चल जाएगी, 20 आ गया, सेम आंसर आ गया। इसको करने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप समझने के लिए देखना चाहते हैं तो इसको करने का दूसरा तरीका है, थोड़ा रिवर्स जाते हैं। हाँ, 35 हमारे पास लेंथ है, तो हमें पता है ये लंबा तरीका है। 35 + 35 किया 70 आ गया हमारे पास।
हमें पता है दोनों लंबाइयाँ मिला के 70 हैं और पेरीमीटर 110 है, तो 110 में से 70 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 110 में 70 माइनस करें तो 40 बचता है। तो अब दोनों चौड़ाइयाँ मिला के 40 बनेंगी। जब दो चौड़ाइयाँ एक जितनी मिला के 40 बनेंगी तो एक कितनी बनेगी, 42 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आ रहा है 20। तो यूँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बुक का तरीका मैंने समझा दिया और अपना तरीका भी समझा दिया कि एक तरीका और है। अच्छा, अब एरिया की बात कर रहे हैं। लुक केयरफुली एट द गिवन पेयर ऑफ शेप्स, एक छोटा है एक बड़ा है। हम बता सकते हैं कि स्मॉलर स्क्वायर कवर्स लेस सरफेस, छोटा स्क्वायर कम सरफेस को घेर रहा है। बिगर स्क्वायर कवर्स मोर सरफेस, बड़े स्क्वायर ज़्यादा सरफेस को घेर रहा है। द अमाउंट ऑफ सरफेस और शेप कवर्स इज कॉल्ड एरिया, ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं कि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। देख के ही नज़र आ रहा है कि उसकी सरफेस ज़्यादा कवर कर रही है। इसी तरह से उन्होंने इसको दिखाया आपको कि ए और बी दो शेप्स हैं। आसान नहीं है कि आप ये कह सकें कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो उसका एक तरीका उन्होंने इस किताब में आपको आसानी के लिए समझाया हुआ है बच्चों के हिसाब से, कि आप इसको एक स्क्वायर वाले पेपर पे रख लें जिसकी के सारे स्क्वायर बराबर लंबाई चौड़ाई के हों। ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसके सारे स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के हैं और सारे सब तरफ से 1 सेंटीमीटर बराबर है। तो अब आप बता सकते हैं कि ए कितने स्क्वायर कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर कवर कर रहा है ए। अब बी कितने कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि बी बड़ा है ए से, यानी बी का एरिया ए से ज़्यादा बड़ा है। अच्छा जी, एरिया का कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन ऑफ एरिया। सबसे अच्छा तरीका एरिया को नापने का यही है कि उसको स्क्वायर्स में तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया जाए कि उसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, एक एक इंच के या एक एक सेंटीमीटर के या एक एक मीटर के, सबको सेम उसमें दोनों कंपैरिजन करते वक्त सेम उसमें डिवाइड करना होगा। अगर 1 मीटर है तो दूसरा ही मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी सेंटीमीटर होगा। तो द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ 8 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8। द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ 6 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर कोई इरेगुलर शेप है, कोई मुश्किल शक्ल है, आड़ी टेढ़ी है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको अपने स्क्वायर पेपर पे रखेंगे, उसको ट्रेस करेंगे और फिर जो जो स्क्वायर्स पूरे पूरे कवर हो रहे होंगे उनको तो एक एक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। पढ़ें जी क्या कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, पढ़िए। हेयर 2 लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज हैव बीन प्लेस्ड ऑन द ग्रिड ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर्स की ग्रिड बना के इन्होंने इसको इस पे लीव्स रख दी हैं। हम कैसे इनका एरिया मालूम कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेजर द एरिया ऑफ द लीफ। फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स, पहले तो हम पूरे पूरे जो स्क्वायर्स हैं उनका नंबर मालूम करते हैं। नेक्स्ट वी लुक एट द पार्ट ऑफ स्क्वायर्स दैट आर कवर्ड, फिर हम कहते हैं कि ऐसे स्क्वायर्स देखते हैं जो आधे आधे या पौने पौने कवर्ड हैं। इफ़ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर हैज़ बीन कवर्ड वी काउंट इट एज अ होल, अगर आधे से ज़्यादा भरा हुआ है तो हम उसको एक मानेंगे। इफ़ लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज कवर्ड वी डू नॉट काउंट इट, अगर आधे से कम कवर्ड है तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे। बाय दिस मेथड वी एस्टिमेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, एरिया ऑफ द टू लीव्स। तो इस तरीके से हम दोनों लीव्स का एरिया अंदाज़न तकरीबन मालूम कर सकते हैं, तकरीबन के हिसाब से मालूम कर सकते हैं। लीफ ए कवर्स 8 होल स्क्वायर्स एंड 8 स्क्वायर्स कवर मोर देन हाफ, तो लीफ ए के अंदर 8 पूरे स्क्वायर कवर हो रहे हैं और 8 जो हैं वो आधे से ज़्यादा कवर हो रहे हैं। तो लीफ ए का एरिया इन्होंने अंदाज़न निकाला 16, और ये निशान बना हुआ है, ये अगर आपको यहाँ साफ ना दिख रहा हो ना, ये वाला निशान, इसका मतलब होता है तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल, और जब हमने यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं निकाला ना, तकरीबन अंदाजे से निकाला है, तो ये वाला साइन लगाएंगे। लीफ बी कवर 7 होल स्क्वायर, लीफ बी के 7 पूरे पूरे स्क्वायर्स हैं और 8 स्क्वायर्स मोर देन हाफ वाले हैं, तो लीफ बी का एरिया हो गया 15 स्क्वायर्स। थोड़ा हम जूम करके देख लेते हैं कि क्या ऐसे ही नज़र आ रहा है आपको। जी, तो ये देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7, तो पूरे पूरे हो गए। फिर ये हो गया 8 9 10 11 12, है ना। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 कह लें,
तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है। इन्होंने जो निकाला, इनको 16 दिख रहे थे ए में और 15 दिख रहे थे बी में। तो आपको जितने दिख रहे हैं आप उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। ईजी है, इसमें कोई कोई बड़ा सख्त उसूल नहीं है। ठीक है। एरिया के क्या यूनिट्स होते हैं, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है, मैंने ऐसे बताया कि अगर लंबाई आप मीटर्स में नाप रहे हैं तो एरिया का यूनिट भी मीटर और ऊपर छोटा सा स्क्वायर लगा देंगे। सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो एरिया का भी यूनिट सेंटीमीटर और छोटा सा स्क्वायर लगा देंगे। इन्होंने यहाँ लिख दी, यही बात समझाई है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जी इसका एरिया निकालें। तो अभी आप छोटे बच्चों वाला तरीक़े से निकालेंगे। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। तो आप कहेंगे इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आगे चलें। ये बच्चों वाला तरीका है। अभी लेंथ इन टू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना सिखा रहे, वो आगे सिखाएंगे। अब देखिए कि इसका एरिया कितना है, तो साफ पता चल रहा है 8 स्क्वायर्स हैं, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। 2 रोज़ हैं और 2। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये वाले तरीके पे आ रहे हैं, आपको थोड़ा बड़ों वाला तरीका सिखा रहे हैं कि अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर होता है तो उसका एरिया मालूम करने का एक तरीका होता है कि उसकी लंबाई देखिए कितनी है। लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 2 ज़ा 8 आता है। तो इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इन्होंने यहाँ निकाल के दिखाया। ठीक है, तो चाहे तो अंदर के स्क्वायर्स गिन लें, लेकिन हर दफ़ा अंदर के स्क्वायर्स गिवन नहीं होते, सिर्फ बाहर की लंबाइयाँ गिवन होती हैं। तो आप उन लंबाइयों को नाप के भी आपस में मल्टीप्लाई करके, लंबाई चौड़ाई नाप के आपस में मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सवाल डायरेक्ट पूछ लिया। अब देखिए सवाल वापस कॉम्प्लिकेट हुआ कि एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 96 सेंटीमीटर। एरिया पता चल गया पहले से। बताइएगा उसकी ब्रेड्थ 8 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो हमें पता है कि 96 आंसर आना है और कोई लंबाई है जो कि मल्टीप्लाई होगी 8 ब्रेड से, तो आंसर 96 आएगा। ठीक है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका आसान सा तरीका होता है। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एक मालूम होता है और एक मालूम नहीं होता, तो जो मालूम होता है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के। जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा एल अकेला रह जाएगा और वो किसके बराबर होगा, 96 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके 8 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें लेंथ मालूम करना आसान हो जाएगी। तो 96/8 किया हमने, क्या आंसर आया, तो 8 12 ज़ा 96, ऐसे कर लिया। 8 1 ज़ा 8 बचा 1, तो 8 2 ज़ा 16। चाहे तो आप डिवाइड ऐसे करके देख लें, 96 और 8 ऐसे कर लें, जैसे भी कर लें आपको जैसे आसानी हो। तो ये देखें इन्होंने जवाब यहाँ पे समझाया हुआ भी है कि 96 एरिया है, 8 इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ मालूम करनी है। तो इन्होंने लेंथ को यहाँ रहने दिया और 8 को उधर ले गए। जब दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई के बजाय साइन क्या हो गया, इसका डिवाइड हो गया। तो 96 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लंबाई नापेंगे तो सेंटीमीटर में, चौड़ाई नापेंगे तो सेंटीमीटर में, लेकिन जब एरिया लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, एग्जाम्पल ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल स्क्वायर इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 150 एरिया है, बताइए उसकी लंबाई जो दी हुई है इन्होंने, वो लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, वही सवाल है। एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं मालूम। तो एरिया लिखा, लेंथ लिखी, ब्रेड्थ ऐसे ही छोड़ दी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ से दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 150 डिवाइड बाई 10, ये देखें नज़र आ रहा है आपको साफ साफ, या जूम करके दिखाऊँ मैं थोड़ा सा। तो ये देखिए जनाब, इस 10 को उठा के इधर ले गए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी मल्टीप्लाई की पोजीशन में था, यहाँ के डिवाइड की पोजीशन में आ गया। तो 150 डिवाइड बाई 10 आंसर 15 आता है। तो हमें ब्रेड पता चल गई कि ब्रेड कितनी है, 15 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही सोल्यूशन बनाएंगे इसका। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक जैसे एरिया वाले शेप्स का पेरीमीटर मुख्तलिफ, वो चीज़ रखी ऐसे गई हो कि उसकी बाहर बाहर की बाउंड्रीज़ बड़ी आ जाए,
हालांकि अंदर का एरिया सेम हो। ये समझाने के लिए उन्होंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है। ये देखिए एग्जांपल में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिएगा कि इसके अंदर एक स्क्वायर है, दो है, तीन है, चार है, तो इसका एरिया आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेरीमीटर आ रहा है। इसका एरिया कितना है, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका पेरीमीटर नापते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर बाहर बाहर से नापें तो इसका पेरीमीटर बनता है। तो देख के समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दो चीज़ों का एरिया तो सेम हो लेकिन उनका पेरीमीटर मुख्तलिफ हो, इस तरह से प्लेस की गई हो कि उनका पेरीमीटर मुख्तलिफ आ रहा हो। ये बात समझ में आ गई हमको। आगे चलें जी। अब आ गई एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखते हैं, फिल द ब्लैंक इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डैश यूनिट। तो इसका जवाब क्या होगा जनाब? इसका जवाब होगा, ये हमारे साथ एक मसला है, हमारे हमारे मुल्क में, बहुत से मुल्कों में और भी, कि मैथ्स को जो है ना वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बना देते हैं। तो बहरहाल ये लैंग्वेज में इसका जवाब है, क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ स्क्वायर्ड यूनिट। चौकोर चौकोर यूनिट्स में रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर्ड यूनिट्स आएगा। द एरिया ऑफ डैश इज़ डैश सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर है? अगर हर एक को एक मान लें, हर एक को एक मान लें, तो एरिया इसका कितना है? इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक हो गया। और ये आधा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ जवाब मैं बता दूंगा समझाने के लिए, बाकी आपने खुद निकालने होंगे, और जो समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है एक रेक्टेंगल का। मैंने आपको कहा है कि हर सवाल को आप ड्रॉ कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पेरीमीटर मालूम करना है एक रेक्टेंगल का जिसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 + 1 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा 6। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 1, फिर दोबारा 2, फिर 1, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड सेम है। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। देखें 6 ही आ रहा है, तो ये आंसर आ गया 6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ 4 इज डेढ़ सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो 3 × 4 करेंगे। आपको पता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो आंसर है लिख दीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ द शेप, अब ये नाप लीजिए कितना, 1 2 3 4, बाकी खुद मापिएगा, ये बंद करने का जवाब है, सवाल है ही नहीं। ट्रू फॉल्स बताइए। द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। सरफेस, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। द शेप ऑफ डैश इज डैश सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ डैश इज डैश सेंटीमीटर। एरिया बता दीजिए, आप खुद बताइए, तो आप आसान है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो नाप के बता दीजिए आप गिन के। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ। ये देख के बता दीजिए क्या वाकई यही पेरीमीटर का फॉर्मूला है? पीछे लिखा हुआ है, 3 दफ़ा से समझा दिया आपको। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। क्या वाकई सही है? आप मल्टीप्लाई कर देख लें, 4 × 1 क्या आंसर आता है? क्या वाकई यही आंसर आता है? दो, इससे ज़्यादा और क्या हेल्प करूँ मैं आपकी। टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पेरीमीटर। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा होता है कि नहीं होता, बताया हुआ है, खुद देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगर लंबाई 5 है और चौड़ाई 4 है तो बताइए पेरीमीटर कितना होगा? लंबाई को चौड़ाई में जमा कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, या फिर दो दो दफ़ा कर लीजिए, 5 + 4 + 5 + 4, ऐसे कर लीजिए बच्चों वाले तरीके से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 26 और लंबाई 7 है। ऊपर जो सवाल किया था एग्जैक्टली वही सवाल आ गया, और मैंने कहा ना कि समझने के लिए बना लिया करें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बताइए कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 7 है, तो ये वाली भी 7 होगी। अब बताइए कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, जबकि उसका पेरीमीटर दिया हुआ है इन्होंने 26। तो पेरीमीटर को पहले हाफ़ करें ताकि एक लंबाई और एक चौड़ाई आ जाए। तो पेरीमीटर का हाफ़ होगा 13। अब 13 में से 7 तो लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी होगी माइनस करके मालूम कर लीजिए। बच्चों वाला सवाल है। द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 42, द लेंथ इज़ 7। एरिया 42 है, लेंथ 7 है, तो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी पीछे ही तो सवाल समझाया था, तो आप निकाल लीजिए जी। 42 इज इक्वल्स टू 7 × b। तो अब 7 यहाँ से इधर चले जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा। 42 ÷ 7 करके देख लीजिए क्या आंसर है।
द एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप इज, लो जी गिन लीजिए कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर, गिन के बता दीजिए इसमें कितना, इसका कितना एरिया है। तो मैंने आपको समझाया ना, ये तो बहुत ही आसान है। जब स्क्वायर हो जाता है फिर तो बच्चों वाला गेम हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर शीट में आ जाता है मामला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, एरिया 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई 10 है, बताइए उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। भाई इसको इधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, 30 डिवाइड बाई 10, बता दीजिए आंसर कितना होगा। लुक एट दीज शेप्स केयरफुली, इन शेप्स को केयरफुली देखिए। ईच शेप इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, पेरीमीटर मालूम कीजिए ए का कितना होगा। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लो 12 हो गया। तो इसी तरह से बाकी सबका मालूम कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाकी नहीं करूँगा, खुद करके दिखाइए। और बताइए हर शेप का एरिया कितना है। बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 इसका हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका हो गया। एरिया 12 हो गया, एरिया 7 हो गया। इसका पेरीमीटर कितना निकला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेरीमीटर निकला था। इसका कितना निकला था, 3 और 4, इसका 14 निकला था पेरीमीटर। ये सेंटीमीटर में आएगा पेरीमीटर, और एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी दो का खुद निकालिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं जी, ईच ऑफ द शेप्स इज मेड ऑफ 10 स्क्वायर्स, ठीक है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द शेप, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बाहर बाहर से नाप के पेरीमीटर निकाल लीजिए। ये सवाल तो अब बताने में शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको, कि अगर आपको पूछना भी पड़े, क्योंकि पीछे 3 दफ़ा आ गया। बताइए कौन कौन से शेप का कितना पेरीमीटर है, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन कौन सा है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द लेंथ और द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत मज़ेदार सवाल है, आसान सा सवाल है। अगर बताइए 20 पेरीमीटर है, लंबाई 60 है, तो चौड़ाई कितनी होगी। बताइए जी, 20 को पहले 2 से डिवाइड करना है, सबको 2 से डिवाइड करना है पहले, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो एक तरफ का पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें 2 चीज़ें शामिल होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो अब 20 को डिवाइड बाई 2 की आंसर आ गया 10, इसका आंसर आ गया 14, इसका आंसर आ गया 17, इसका आंसर आ गया 35, इसका आंसर आ गया 150। तो अब 10 में से 6 तो यही हो गया, तो बाकी क्या बचा 4। 14 में से 5 तो ये हो गया, बाकी क्या बचा 9, बाकी खुद कर लेना भाई। टिक द शेप विद स्मॉलर एरिया, नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है कौन से का एरिया छोटा है। इसका छोटा है, इसका छोटा है, इसका छोटा है, खुद कीजिए भाई, ये तो बहुत आसान है। Look at the following shapes in the grid and answer the question. Which of the shapes have same area as shape A? अब क्या करना है आपको इसमें, कि सबके पहले एक दफ़ा सबके एरिया निकाल लीजिए, ताकि फिर सवाल में आसान हो जाए। इसके ऊपर इसका एरिया लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। इसमें इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका तो 3 है। तो 2 वाले और कौन कौन से हैं बता दीजिए। इसका जवाब लिखिएगा, एरिया शेप्स विद द सेम एरिया A R C एंड, आगे खुद बताओ ना भाई, तो आसान है। विच शेप्स हैव सेम एरियाज एच, एच को देख लीजिए उसका कितना आ रहा है, 1 2 3, तो 3 वाले कितने हैं ये बता दीजिए। विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे बड़ा कितना है गिन लो भाई, किसका सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा गिनना किसका है, गिन लो भाई सबसे छोटा किसका है। विच 2 शेप्स इन द ग्रुप हैव द सेम एरिया, बताइए इनमें से किन किन का सेम एरिया, 1 2 3 इसका है, 1 2 3 इसका है, 1 2 इसका है, तो ए और सी सेम है, ये बता दिया मैंने, आगे वाले खुद कीजिएगा, ए बी सी सारे। राइट द एरिया ऑफ द शेप्स इन स्क्वायर सेंटीमीटर, बहुत आसान है भाई, ये तो बच्चों वाले सवाल वाला कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बताना है, 9 एरिया है जी, बाकी सारे गिन लेने हैं भाई, बहुत आसान है। इसमें एरिया बताना है, एस्टीमेट, एक्चुअल तो नहीं बता सकते, तो इसमें अगर कोई गलती भी हो जाए ना आपसे तो चलेगा, इतना मसला नहीं है। जो फुल वाले हैं उनको 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ही मालूम कर लेता हूँ, 11 12, चलो मैं इसको भी लेता हूँ 13 14, इसको भी ले लेता हूँ चलो 15। तो आपका आंसर है तो 14 आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, जो आधे से कम होगा उसको नहीं लेंगे, जो आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे। तो ऐसे 14 या 15 आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब लिखना है 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आगे खुद कर लें। ड्रॉ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर, एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे जो स्क्वायर पेपर होता है ना, ये वाला जो ग्राफ पेपर इसको हम हमारे यहाँ कहते हैं, ग्राफ पेपर ले लीजिए और उसमें बनाइए
इन एरियाज़ को। बहुत आसान है, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का ऐसे बन जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे डब्बे होंगे। कोई ऐसे बना ले चलेगा, 4 डब्बे हो गए ना, 4 नीचे हो गए, 8 हो गए। कोई ऐसे बना लेगा तब भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो शेप मैटर नहीं करता, 8 डब्बे होने चाहिए, 9 डब्बे होने चाहिए, शेप मैटर नहीं करता, 7 डब्बे होने चाहिए, शेप मैटर नहीं करता, 1 डब्बा होना चाहिए, शेप मैटर नहीं करता। ग्राफ पेपर आपको लेना पड़ेगा बाहर से, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। बहुत बड़ा ग्राफ पेपर प्लीज़ मत लीजिएगा, उसको फोल्ड करके कॉपी में लगाना बहुत मुश्किल होता है। आप अपनी कॉपी साथ ले जाइएगा, कॉपी के साइज़ के हिसाब से ग्राफ पेपर लीजिएगा, अगर छोटा मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बड़े बड़े ग्राफ पेपर हों तो फिर उसको काट लीजिएगा, नीटली काटिएगा कि पेपर जब आप कॉपी में स्टेपल करेंगे ना उसको, तो फिर वो बाहर ना निकल रहा, वरना थोड़े दिन में फटफट आ जाता है और बहुत बुरा लगता है फिर कॉपी में। ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। अब इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। एक ही जैसे सवाल बार बार आ रहे हैं आसान आसान से, बड़े लकी हैं जी आप लोग, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। एरिया 100 सेंटीमीटर है, तो बताइए लेंथ अगर इतनी है तो ब्रेथ कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है, 100 यानी एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब अगर लेंथ दी हुई है तो आप क्या करेंगे, लेंथ 20 दी हुई है, ब्रेथ नहीं पता। ओहो, लेंथ 20 दी हुई है, ब्रेथ नहीं पता, तो लेंथ को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो इस सवाल में क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 20, जो भी आंसर आता है लिख दीजिए। मैं एक बता देता हूँ, 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5। तो यहाँ 24, यहाँ पे क्या है, एरिया मालूम करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाएगा 24 3 दार, ये लीजिए 24 3 दार, 4 3 दार 12, 3 2 6 प्लस 7 72 आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ खाली सेंटीमीटर आएगा। 36 और 9 है, यहाँ पे क्या आएगा, 36 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 36 डिवाइड बाई 9 आंसर आ जाएगा। 54 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 120 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट द एरिया। 64 और 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 का जो भी आंसर आता है वो इसका एरिया होगा, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। 7 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा इसका। विच कार्पेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, मालूम कर लीजिए मल्टीप्लाई करके किसका ज़्यादा बड़ा एरिया आ रहा है, ये तो नहीं बताना चाहिए मुझे। सलीम वांट्स टू बिल्ड अ हाउस, दिस इज़ द प्लान फॉर द हाउस। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बेडरूम है, ओहो, ये सवाल मेरा दिल चाह रहा है कि आपको सॉल्व भी कर दूँ ना, कितना मज़ा आएगा। तो पेन ये रहा। तो बेडरूम एक है, इस क्या कह रहे हैं, सलीम का एक घर है, उसका एक प्लान नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया, सलीम के पूरे घर का एरिया कितना है। तो इसका अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो ये लिखेंगे बेडरूम, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 4, कितना आया बेडरूम, 8। बाथरूम, बाथरूम कितना है, 2 इंटू 2, कितना आया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, सेंटीमीटर में बाथरूम नहीं होगा, मीटर स्क्वायर। सॉरी सॉरी, सेंटीमीटर के बाथरूम में कौन जाएगा भाई। अच्छा, फिर आ गया आपका लिविंग रूम। लिविंग रूम कितना है, ये तो 3 इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, हम लंबाई देख सकते हैं, यहाँ कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं इसकी लंबाई इन दोनों के बराबर है। इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो मिला के कितनी होगी, 3 + 2 6 लंबाई होगी। तो 3 इसकी चौड़ाई है और 6 इसकी लंबाई है, 6 3 ज़ा 18 मीटर स्क्वायर लिविंग रूम हो गया। किचन निकाल लेते हैं, किचन की 3 है और 2 है, तो किचन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब रह गया प्ले रूम और स्टोर। तो प्ले रूम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर, और स्टोर हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। तो एक ये हो गया। अब इन सबको जमा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। इतना तो आप खुद कर सकते हैं भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द एंड द पेरीमीटर, एरिया भी निकालिए, पेरीमीटर भी निकालिए। जैसे मैंने आपको कहा था, आसान होगा कि अगर आप इसकी डायग्राम बना लें ना, हर सवाल में डायग्राम बनाने में बड़ा फ़ायदा होता है इन सवालों में। ओह,
तो आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद इसकी लेंथ लिखिएगा। इस सवाल की बात करते हैं। लेंथ लिखिएगा 4, ब्रेथ लिखिएगा 3, 4 + 3 कीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिएगा तो 4 + 3 7 होता है, 7 × 14, तो उसका पेरीमीटर 14 आ जाएगा। और एरिया मालूम करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देगा, 4 × 3 = 12। तो जो एरिया का फॉर्मूला है उससे एरिया मालूम कर लीजिएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला उससे पेरीमीटर मालूम कर लीजिएगा। आसान सवाल है। टेबल को कंप्लीट करना है। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, एरिया मालूम करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। इनको आपस में प्लस कर देंगे और प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। खुद जमा करके खुद कीजिए जी, आसान है। लास्टली वर्ड प्रॉब्लम मैं समझा देता हूँ, पूरे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि पीछे मैं काफ़ी दफ़ा यही सारी चीज़ें सॉल्व कर चुका हूँ। कोई एक सॉल्व कर देता हूँ फ़िलहाल आसानी के लिए। पहला है पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज़ 300 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 100 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया। तो पहले तो ब्रेड्थ मालूम कर लीजिए। ये सवाल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलें, एक फील्ड है, जैसे मैंने कहा हमेशा भाई पहले आप इसकी डायग्राम बना लिया करें, चाहे पेंसिल स्केल से बनाएं, रफ हैंड से बिल्कुल रफ हैंड ना बनाएं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, लेकिन छोटी सी बना लें। एग्जैक्टली नाप के बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने बताया पेरीमीटर तो पता है 300 है और लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई नहीं पता। तो पहले तो चौड़ाई निकालते हैं, तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं ताकि हम चौड़ाई निकाल सकें। आंसर आया 150। अब 150 में से 100 तो लेंथ हो गई, तो चौड़ाई कितनी बनी 50। तो ये तो हो गई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50। अब पूछ रहे हैं अगर सवाल के एरिया क्या है। एरिया बड़ा आसान है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। ब्रेड्थ अब मालूम हो गई तो 100 × 50 में कर लें। 150 ज़ा तो 150 ज़ा इज इक्वल टू 5000। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 5000 वॉट मीटर स्क्वायर। ये 150 कितनी आई थी मीटर, खाली मीटर। ठीक है। रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगल है जो 15 सेंटीमीटर का है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई चौड़ाई दोनों बता दी, 15 और 7। बताइए इसका एरिया कितना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई। और पेरीमीटर कितना है, इन दोनों को जमा करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। मिस्टर कमाल हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन इन हिज गार्डन, द एरिया इज़ 54। अब एरिया पहले से बता दिया। बताइए ब्रेड और ब्रेड भी बता दी। बताइए लंबाई कितनी है। पीछे से इतनी दफ़ा ये सवाल करके आ गए हैं कि एक साइड पता है दूसरी मालूम करनी है, एरिया के थ्रू कैसे होगी। अब तो ये आप खुद ही कीजिएगा। A swimming pool is 10 मीटर लॉन्ग एंड covers an area of 60 मीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेड्थ। भी वही एग्जैक्टली वही वाला सवाल है। एरिया पता है, ब्रेड पता है, लंबाई मालूम करनी है। तो एरिया को ब्रेड से डिवाइड कर दें, लंबाई आ जाएगी। एरिया को लंबाई से डिवाइड कर दें, ब्रेड आ जाएगी। सईद का बेड है 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर चौड़ा। बताइए एरिया कितना है। लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर सईद उसके चारों तरफ एक दफ़ा गुजरे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इफ़ सईद वॉक्स अराउंड इट वंस, एक दफ़ा चारों तरफ से गुजर जाए, तो ये पेरीमीटर होता है ना, चारों तरफ से गुजरना। तो भाई मालूम कर लीजिए 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो 2 और 1 जमा किया 3 आ गया, और 2 दफ़ा ऐसा रेक्टेंगल है तो आंसर आया 3, 2 + 1 3, 3 × 2 = 6। वॉल अराउंड अ प्ले ग्राउंड मेजर्ड 410 मीटर। एक प्ले ग्राउंड उसके चारों तरफ की दीवारें 410 मीटर है, तो ये क्या हुआ इसका पेरीमीटर हो गया। इफ़ वन वॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 80, लंबाई 80 है, तो बताइए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वॉल लॉन्ग इट्स ब्रेड्थ। तो अगेन मैंने क्या समझाया था कि अगर आप इसकी डायग्राम बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। पेरीमीटर दिया हुआ है इन्होंने कितना 410 और बता रहे हैं कि लंबाई है 80, तो ये भी 80 होगा। अब बताइए चौड़ाई कितनी है। मैंने क्या बताया था 410 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर क्या आया 205। 410 का आधा, उसमें से 80 तो ये हो गई, तो अब ये कितनी होगी। तो निकाल लीजिए, बहुत आसान है। ये लंबाई नहीं हो गई फिर तो ये चौड़ाई हो गई। 205 में से 80 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 125, मेरे ख्याल से 125। अब 125 ये आ गया और 80 ये आ गया। अब पूछ रहे हैं एरिया कितना है, तो 125 और 80 को मल्टीप्लाई कर लें, एरिया निकल आएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चूँकि अभी मुश्किल क्या थी कि लेंथ थी ब्रेड्थ नहीं थी, या ब्रेड्थ थी लेंथ नहीं थी, तो इसलिए एरिया नहीं निकाल सकते थे। पैरामीटर की मदद से पहले इन्होंने दूसरी साइड मालूम की और अब दोनों साइड्स को आपस से मल्टीप्लाई करके एरिया निकल आएगा आसानी से। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की आपको कि मैंने हर सवाल का जवाब पूरा पूरा नहीं बताया, जैसे कि अक्सर आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, आप वहाँ से जवाब देख लो, छापा मार लो और चलो भाई ख़त्म, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको चीज़ पहले समझ में आ जाए और आप खुद से जवाब निकालें, क्योंकि खुद से जवाब निकालेंगे तो आप हर तरह के सवालों का जवाब निकाल सकेंगे। अब तो हम सारे एग्जामिनर्स को यही रिकमेंड करते हैं भाई बुक के सवाल एग्जाम में नहीं दीजिएगा, वरना तो बच्चा छापे हुए जवाब याद करके लिख देगा। तो अगर बुक में से सवाल नहीं आए और आपसे समझ के सवाल पूछे गए तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए पहले आपके लिए ज़रूरी है
कि आप जवाब अपनी समझ से लिखिए, समझिए पहले अच्छी तरह से, खुद से करने की कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं हो रहा हो, हाँ, फिर आप मेरे पास आइए दोबारा कि जी ये तो फिर भी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा और सवाल पूरे पूरे सॉल्व करके दे दूंगा। फिर आपकी गलती नहीं होगी कि अच्छा समझ में नहीं आया, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, पूरा यूनिट समझ में आ गया होगा। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।